everyone, today we are going to discuss paper code BHIE 142 History of Modern East Asia, Japan, that is from circa 1868 to 1945। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट, आप इसे सर्च कर लेंगे, आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आप अपना जो भी पेपर कोड है आप वो सर्च कर लेंगे। जैसे कि अभी हम देखते हैं BHIE 142। अब यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप उस पर क्लिक कर लेंगे और आपको यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज describe the main features of classical period in Japan. So the classical period in Japan generally covers the time from 710 AD to 1185 AD। यानी कि जो क्लासिकल पीरियड है आपका जापान में वो जनरली आपका कौन से टाइम से कौन से टाइम तक है, 710 AD से लेके 1185 AD तक है। जो ये पीरियड है ये मेनली इंक्लूड करता है नारा पीरियड दैट इज फ्रॉम 710 to 794 एंड द हियान पीरियड दैट इज फ्रॉम 794 to 1185। सो एक इम्पॉर्टेंट फेज है जापानीज की हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कल्चर और रिलीजन और लिटरेचर इस टाइम पे बहुत ही स्ट्रांगली डेवलप हुआ था। सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। सो ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड जापान अडॉप्टेड मैनी आइडियाज फ्रॉम चाइना। क्लासिकल पीरियड के टाइम पे क्या हुआ, जापान ने बहुत सारे आइडियाज को अडॉप्ट किया चाइना से। और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन चाइनीज मॉडल्स। एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था दैट वाज बेस्ड ऑन चाइनीज मॉडल्स। सो द एम्परर वाज कंसिडर्ड द सुप्रीम रूलर। एम्परर को क्या था, सुप्रीम रूलर कंसिडर किया जाता था। और कैपिटल सिटीज जैसे कि नारा एंड लेटर द क्योटो दे बिकेम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। यानी कि जो कैपिटल सिटीज थे वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बने। ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था बाय द कोर्ट। ठीक है, एंड लैंड वाज ऑफिशियली ओन्ड बाय द स्टेट। लैंड को ऑफिशियली स्टेट ओन किया करते थे। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज कल्चर। सो चाइनीज सिविलाइजेशन डीपली इन्फ्लुएंस्ड जापान इन दिस पीरियड। चाइनीज सिविलाइजेशन ने क्या किया, इस टाइम पीरियड में जापान को बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस किया। जापान ने क्या है, चाइनीज राइटिंग को भी अडॉप्ट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, लॉ कोड्स और एजुकेशनल आइडियाज को भी अडॉप्ट किया। Confucianism helped shape moral values such as loyalty, respect for elders and obedience to authority. Confucianism ने क्या किया, हमें हेल्प किया मोरल वैल्यूज को शेप करने में, जैसे कि लॉयल्टी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड ओबीडियंस टू अथॉरिटी। सो बहुत सारे जो जापानीज स्कॉलर्स थे उन्होंने चाइनीज क्लासिक को स्टडी किया और फिलोसफी को स्टडी किया। ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म एंड शिंटो। सो रिलीजन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लासिकल जापान। रिलीजन ने क्या किया है, एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है क्लासिकल जापान में। बुद्धिज्म बहुत ही स्प्रेडली, जो बुद्धिज्म था वो बहुत ही वाइडली स्प्रेड हुआ और उसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को रिसीव किया फ्रॉम द स्टेट। लार्ज टेम्पल्स को बिल्ड किया गया था स्पेशली ड्यूरिंग द नारा पीरियड। बुद्धिज्म ने आर्ट को इन्फ्लुएंस किया, आर्किटेक्चर और आइडियाज अबाउट द लाइफ एंड डेथ को इन्फ्लुएंस किया। सो एट द सेम टाइम शिंटो द नेटिव रिलीजन ऑफ जापान। सेम टाइम पे जो शिंटो था वो नेटिव रिलीजन था आपका जापान का, that continued to be practiced. So over time Buddhism and Shinto existed together peacefully. यानी कि टाइम के साथ साथ क्या हुआ, जो बुद्धिज्म और शिंटो ये दोनों जो रिलीजन थे ये एग्जिस्ट किए टुगेदर पीसफुली। डेवलपमेंट ऑफ कोर्ट कल्चर। सो द हियान पीरियड इज स्पेशली नोन फॉर इट्स रिफाइंड कोर्ट कल्चर। यानी कि जो आपका हियान पीरियड है उसको स्पेशली जाना जाता है उसके रिफाइंड कोर्ट कल्चर के लिए। जो एरिस्टोक्रेसी थी दैट लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी फोकसिंग ऑन पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग एंड सेरेमनीज। जो आपकी एरिस्टोक्रेसी थी वो एक लग्जरी की लाइफ जीते थे, वो फोकस करते थे पोएट्री पे, म्यूजिक पे, पेंटिंग्स पे एंड सेरेमनीज पे। लिटरेचर इस टाइम पे फ्लरिश हुआ था और वर्क्स जैसे कि द टेल ऑफ जेंजी, द रिफ्लेक्टेड एलीट लाइव्स एंड देयर इमोशंस।
So women writers played a significant role in literature, which was unique for that time. women writers ने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया लिटरेचर में, जो बहुत ही यूनिक था उस टाइम पे. आर्ट एंड आर्किटेक्चर. सो क्लासिकल जापान सॉ ग्रेट प्रोग्रेस इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. क्लासिकल जापान ने क्या किया, आपका बहुत ही प्रोग्रेस देखा आर्ट और आर्किटेक्चर में. बुद्धिस्ट स्टैचूज, टेम्पल बिल्डिंग्स एंड गार्डन्स वर क्रिएटेड विद एलिगेंस एंड सिंप्लिसिटी. यानी कि जो भी बुद्धिस्ट स्टैचूज थे, टेम्पल की बिल्डिंग्स थे और गार्डन्स थे, उन्हें एलिगेंस और सिंप्लिसिटी के साथ क्रिएट किया जाता था. आर्किटेक्चर आपका फोकस करता था हार्मनी पर. कैलीग्राफी एंड पेंटिंग ऑल्सो बिकेम पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स अमंग द एलीट. जो आपका कैलीग्राफी था और पेंटिंग था, ये भी पॉपुलर आर्ट बना, ठीक है, अमंग द एलिट्स. डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल पावर. सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्लासिकल पीरियड द पावर ऑफ सेंट्रल कोर्ट वीकेंड. यानी कि जैसे जैसे जो एंड हुआ क्लासिकल पीरियड का, तो जो पावर थी सेंट्रल कोर्ट की वो वीक हुई. वेल्दी लैंड ओनर्स एंड वॉरियर फैमिलीज गेन्ड स्ट्रेंथ इन द कंट्री साइड. जो वेल्दी लैंड ओनर्स थे और वॉरियर फैमिलीज थे, उन्हें स्ट्रेंथ मिली इन द कंट्री साइड में. सो दिस इवेंचुअली लेड टू द राइज ऑफ सामुराई क्लास एंड द बिगिनिंग ऑफ मेडिवल जापान. तो इससे क्या हुआ, इवेंचुअली आपका राइज हुआ सामुराई क्लास का एंड द बिगिनिंग ऑफ मेडिवल जापान. In conclusion, we can say that the classical period laid the foundation of Japanese civilization. जो ये classical period था, इसने lay down किया foundation of Japanese civilization को. जो strong political system थे, religious harmony थी और cultural creativity थी and artistic achievements थे, उन्होंने इसको एक golden era बनाया, एक golden age बनाया जापान की history में. So यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है. वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब जापान्स एफर्ट टू अबॉलिश अनइक्वल ट्रीटीज विद वेस्टर्न पावर्स. सो इन द मिड 19th century, Japan was forced to sign a series of unequal treaties with Western powers like the United States, Britain, France and Russia. मिड 19th century में क्या हुआ था, जापान को फोर्स किया गया था एक सीरीज ऑफ अनइक्वल ट्रीटीज को साइन करने में विद द वेस्टर्न पावर्स, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया. जो ये ट्रीटीज थे उन पे इम्पोज की गई थी आफ्टर द जापान वाज ओपन टू फॉरेन ट्रेड इन द 1850. यानी कि जब जापान ने अपने आप को ओपन कर दिया था फॉरेन ट्रेड के लिए, तब इन ट्रीटीज को इम्पोज किया गया था. दे लिमिटेड जापान सोवरेनिटी. इन ट्रीटीज ने क्या किया था, आपका जापान की सोवरेनिटी को लिमिट कर दिया था and treated it as an inferior nation. So abolishing these unequal treaties became a major national goal of Japan during the Meiji Restoration. यानी कि इन unequal treaties को abolish करना एक major national goal बन गया था जापान का during the Meiji Restoration. What were the unequal treaties? So the unequal treaties had two main unfair features. जो ये unequal treaties थे, इनके दो main unfair features थे. Firstly, ये आपका जो extraterritoriality, which meant that foreign citizens in Japan were not subject to Japanese laws but to their own consular courts. यानी कि जो फॉरेन सिटीजन्स थे जो जापान में रह रहे थे, वो जापानीज लॉज में सब्जेक्ट नहीं होंगे बल्कि अपने खुद के कॉन्सुलर कोर्ट्स में सब्जेक्ट होंगे. सेकंड, जापान डिड नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैरिफ्स. यानी सेकेंडली जो जापान थे उसको खुद का कंट्रोल नहीं था अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट टैरिफ पे, विच वॉज फिक्स्ड एट अ लो रेट्स बाय वेस्टर्न पावर, जिनको कि फिक्स किया जाता था वेस्टर्न पावर्स के द्वारा एट अ वेरी लो रेट्स. सो दिस कंडीशंस वीकेंड जापान इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमी. इन कंडीशंस की वजह से क्या हुआ, जो जापान की इंडिपेंडेंस थी और जापान की इकोनॉमी थी वो वीक हुई. रियलाइजेशन ऑफ द नीड फॉर रिफॉर्म. सो आफ्टर द मेजी रेस्टोरेशन इन 1868, यानी कि मेजी रेस्टोरेशन इन 1868 के बाद क्या हुआ, जो नए जापानीज लीडरशिप थे उन्होंने रियलाइज किया जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी और मॉडर्नाइजेशन थी वो बहुत ही नेसेसरी थी to gain the respect from the West. So they understood that unequal treaties could only be abolished if Japan proved itself to be a modern civilized nation equal to Western countries. वो ये समझ गए थे कि जो ये unequal treaties हैं उनको तभी abolish किया जा सकता है अगर जापान अपने आप को प्रूव कर देता है मॉडर्न civilized nation equal to the Western countries. Political and legal reforms. So जापान ने क्या किया, मेजर पॉलिटिकल और लीगल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया. A modern legal system was created based on European models. एक मॉडर्न लीगल सिस्टम को क्रिएट किया गया था जो कि आपका यूरोपियन मॉडल्स पे बेस्ड था.
नए सिविल और क्रिमिनल कोड्स को ड्राफ्ट किया गया था और मॉडर्न कोड्स को स्टैब्लिश किया गया था. सो दीज रिफॉर्म्स वर मेंट टू शो वेस्टर्न पावर्स दैट जापान हैड अ फेयर एंड रिलायबल लीगल सिस्टम, मेकिंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी अननेसेसरी. सो इस रिफॉर्म ने क्या किया था, इन रिफॉर्म्स का मतलब था वेस्टर्न पावर्स को दिखाना कि जापान का एक फेयर और रिलायबल लीगल सिस्टम है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी को अननेसेसरी कर देना चाहिए. इकोनॉमिक एंड सोशल मॉडर्नाइजेशन. सो जापान वर्क हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी. जापान ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया टू मॉडर्नाइज इट्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी. इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया था, रेलवेज और पोर्ट्स को बिल्ड किया गया, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया, एजुकेशन को कंपलसरी किया गया और जो वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी है उनको अडॉप्ट कर लिया गया. सो दिस स्टेप्स हेल्प जापान. इन स्टेप ने क्या किया, जापान को हेल्प किया टू अपीयर स्ट्रॉन्ग and progressive in the eyes of Western nation. Diplomatic efforts. So Japan also used diplomacy to renegotiate treaties. जापान ने क्या किया, डिप्लोमेसी को भी यूज किया ताकि वो ट्रीटीज को रीनेगोशिएट कर सके. Early attempts such as the Ikuwara mission, that is from 1871 to 1873, it failed because Japan was still seen as weak. जो इवाकुरा मिशन था वो फेल हो गया था क्योंकि जापान को एक वीक नेशन की तरह देखा गया था. हाउएवर जो कंटिन्यूड रिफॉर्म्स थे उन्होंने स्लोली चेंज किया वेस्टर्न एटीट्यूड को. 1894 में क्या है, जापान ने सक्सेसफुली साइन की एक नई ट्रीटी विद ब्रिटेन, एंडिंग द एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी ओवर अदर वेस्टर्न पावर्स सून फॉलोड. फाइनल सक्सेसेस. सो बाय 1911 जापान हैड फुली रीगेन टैरिफ ऑटोनॉमी. 1911 के तक क्या हुआ, जो जापान था उसने फुली रीगेन कर ली थी टैरिफ ऑटोनॉमी को और जितने भी अनइक्वल ट्रीटीज थे उनको अबॉलिश कर दिया गया था. जापान को अब रिकॉग्नाइज कर दिया था एज एन इक्वल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट Japan's success in abolishing unequal treaties was the result of systematic modernization, legal reforms and patient diplomacy. जो जापान की सक्सेस थी अनइक्वल ट्रीटीज को अबॉलिश करने में, वो रिजल्ट था सिस्टमैटिक मॉडर्नाइजेशन का, लीगल रिफॉर्म्स का एंड पेशेंट डिप्लोमेसी का. सो ये शो करता है कि कैसे जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं by adapting to global changes while maintaining the national unity. Now we will move to the next question. What do you understand by dual structure? Discuss the role of traditional sector in Japanese economy. यानी कि dual structure का मतलब क्या होता है और जो रोल है ट्रेडिशनल सेक्टर का जापानीज इकोनॉमी वो डिस्कस करना है. सो द dual structure of the economy refers to the existence of two different sectors within the same economy which develops at unequal level. डुअल स्ट्रक्चर जो इकोनॉमी में होता है उसका मतलब होता है कि एग्जिस्टेंस होना दो डिफरेंट सेक्टर्स का विद इन द सेम इकोनॉमी जो कि डेवलप करता है एट एन अनइक्वल लेवल्स. अगर जापान के केस में देखें तो ये कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन द शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द ट्रेडिशनल सेक्टर. ऑन वन साइड Japan has large modern capital intensive industries such as steel, automobiles, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड शिप बिल्डिंग. एक साइड में देखा जाए तो जापान में क्या है, बहुत ही लार्ज मॉडर्न और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि स्टील, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड शिप बिल्डिंग. ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं, बहुत ही हाई प्रोडक्टिविटी है, ये बेटर वेजेस को पे करती हैं एंड दे आर ऑफन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड. ऑन द अदर साइड देखा जाए तो देयर एग्जिस्ट अ ट्रेडिशनल सेक्टर जो कि बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बना हुआ है, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, फैमिली बिजनेसेस एंड पेटी ट्रेड. सो जो ये सेक्टर है जनरली यूज करता है सिंपल टूल्स को, रिलाई करता है ऑन द मैनुअल लेबर एंड हैज लो प्रोडक्टिविटी एंड लो इनकम. सो जो ये ड्यूअल स्ट्रक्चर है ये क्लियरली विजिबल होता है ड्यूरिंग द जापान्स रैपिड मॉडर्नाइजेशन आफ्टर द मेजी रेस्टोरेशन. सो जब मॉडर्न इंडस्ट्रीज क्या है फास्ट ग्रो कर रही थी बट जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज थी वो कंटिन्यू रही टू एग्जिस्ट अलॉन्गसाइड देम. नाउ वी विल लुक व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेडिशनल सेक्टर इन द जापानीज इकोनॉमी. सो डिस्पाइट बीइंग लेस डेवलप्ड, यानी कि लेस डेवलप्ड होने के बावजूद भी जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया इन द जापानीज इकोनॉमिक ग्रोथ. फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सो जो ट्रेडिशनल सेक्टर थे इन्होंने एब्जॉर्ब किया एक लार्ज पार्ट ऑफ जापान पॉपुलेशन को, स्पेशली रूरल एरियाज में. जो आपका एग्रीकल्चर है, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं और जो स्मॉल वर्कशॉप्स हैं उन्होंने प्रोवाइड किया एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल हु कुड नॉट बी एब्जॉर्ब इमीडिएटली इनटू द मॉडर्न इंडस्ट्रीज. Support to industrial growth. So traditional industries supplied raw materials, food and basic consumer goods to the growing urban and industrial population. जो आपकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं इन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल्स को सप्लाई किया, फूड को सप्लाई किया
और बेसिक कंज्यूमर गुड्स को सप्लाई किया टू द ग्रोइंग अर्बन एंड इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर ने इंश्योर किया फूड सिक्योरिटी को, अलाउइंग द इंडस्ट्रियल वर्कर्स टू वर्क एट रिलेटिवली लो वेजेस ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। Source of capital and savings. So surpluses generated in agriculture and small businesses helped in capital formation. जो surpluses generate हुआ करते थे agriculture और small businesses में, उन्होंने help किया capital formation में। जो ये savings थी इनको later invest किया गया in the modern industries, banks and infrastructure. Preservation of skills and culture. So traditional crafts such as silk weaving, pottery, handicrafts preserved indigenous skills and techniques. Some of these crafts later adapted to modern markets and contributed to exports. यानी कि प्रेजर्वेशन रहा स्किल्स और कल्चर्स का, जैसे कि जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स थे जैसे कि सिल्क वीविंग हो गया, पॉटरी हो गई, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, इन्होंने इंडिजीनियस स्किल्स और टेक्निक्स को प्रिजर्व करके रखा। जो ये क्राफ्ट्स थे इनको लेटर अडेप्ट किया गया टू द मॉडर्न मार्केट्स और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया आपके एक्सपोर्ट्स में। सोशल स्टेबिलिटी। सो बाय प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड्स इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, जो ट्रेडिशनल सेक्टर से उसने रिड्यूस किया एक्सेसिव माइग्रेशन को टू द सिटीज और हेल्प किया टू मेंटेन सोशल बैलेंस ड्यूरिंग द रैपिड इकोनॉमिक चेंज। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द डुअल स्ट्रक्चर ऑफ द जापानीज इकोनॉमी हाईलाइट्स द को एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेक्टर। जो ये डुअल स्ट्रक्चर है जापानीज इकोनॉमी का, ये आपका हाईलाइट करता है को एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेक्टर्स, वाइल जो आपका मॉडर्न सेक्टर है ये ड्रोव करता है रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। जो ट्रेडिशनल सेक्टर है ये प्ले करता है एक सपोर्टिव और स्टेबलाइजिंग रोल। टुगेदर दीज टू सेक्टर्स हेल्प जापान ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ फ्यूडल सोसाइटी इनटू अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एन एसे ऑन द पीपल्स राइट्स मूवमेंट्स इन जापान। So the people's rights movements in Japan, also known as the freedom and people's rights movements, was an important political and social movement in the late 19th century. जो आपका पीपल्स राइट मूवमेंट है जापान का, उसको हम फ्रीडम एंड पीपल्स राइट मूवमेंट भी बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट था आपके लेट 19th सेंचुरी का। ये डेवलप हुआ मेनली बिटवीन द 1870s एंड 1890s ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ मॉडर्न जापान। जो ये मूवमेंट था इसका एम था टू डिमांड द पॉलिटिकल राइट्स, पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। सो इसने एक मेजर रोल को प्ले किया है इन शेपिंग द मॉडर्न डेमोक्रेसी इन जापान। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द बैकग्राउंड टू द मूवमेंट। So, after the Meiji Restoration of 1868, Japan started rapid modernization under the Meiji government। यानी कि जब मेजी रेस्टोरेशन हुआ था आपका 1868 में, तो जापान ने क्या किया, एक रैपिड मॉडर्नाइजेशन को स्टार्ट किया अंडर द मेजी गवर्नमेंट। ऑल्दो जो गवर्नमेंट थी उसने इंट्रोड्यूस किया मॉडर्न एजुकेशन को, इंडस्ट्री को, एडमिनिस्ट्रेशन को और पॉलिटिकल पावर। एडमिनिस्ट्रेशन को जो पॉलिटिकल पावर थी वो रिमेन रही इन द कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल एलिट। यानी कि जो आपकी पॉलिटिकल पावर थी वो अभी भी एक स्मॉल एलिट के हैंड्स में थी। ऑर्डिनरी पीपल हैड नो राइट टू वोट। ऑर्डिनरी पीपल के पास कोई राइट नहीं था कि वो वोट कर सकते हैं। नो इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड लिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो जो ये सिचुएशन है इसने क्रिएट किया डिससैटिस्फैक्शन अमंग द फॉर्मर समुराई, पेजेंट्स एंड एजुकेटेड कॉमनर्स, जिसकी वजह से राइज हुआ द पीपल राइट्स मूवमेंट्स का। एम्स एंड डिमांड्स। सो जो मेन एम था इस मूवमेंट का वो था कि एस्टैब्लिश करनी है एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को। जो लीडर्स थे उन्होंने डिमांड किया द क्रिएशन ऑफ अ नेशनल असेंबली इलेक्टेड बाय द पीपल। दे ऑल्सो आस्क्ड फॉर सिविल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच। उन्होंने अपने सिविल राइट्स के लिए भी पूछा, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीपल्स राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी। जो ये मूवमेंट है ये बिलीव करता है जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही एसेंशियल था फॉर अ मॉडर्न एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। लीडर्स एंड एक्टिविटीज। सो मेनी इंटेलेक्चुअल्स एंड फॉर्मर समुराई प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट। बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे और फॉर्मर समुराई थे उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है इस मूवमेंट में। लीडर्स जैसे कि इतागाकी ताइसुके ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सोसाइटीज एंड लोकल एसोसिएशन। लीडर्स ने क्या किया, पॉलिटिकल सोसाइटीज और लोकल एसोसिएशंस को ऑर्गेनाइज किया। पब्लिक मीटिंग्स, पेटिशंस, स्पीचेस एंड न्यूज़पेपर्स को यूज किया ताकि वो अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें अमंग द पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म किया गया था जिसने कि हेल्प किया इन एजुकेटिंग सिटीजन्स अबाउट द डेमोक्रेटिक आइडियाज। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। सो जब मेजी गवर्नमेंट इनिशियली अपोज द मूवमेंट, मेजी गवर्नमेंट ने क्या किया, इनिशियली इस मूवमेंट को अपोज किया। इट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रेस फ्रीडम। इसने रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया पब्लिक मीटिंग्स पे और प्रेस फ्रीडम पे। हाउएवर कंटिन्यूस प्रेशर फ्रॉम द मूवमेंट फोर्स द गवर्नमेंट टू मेक कंसेशन। यानी कि जो कंटिन्यूस प्रेशर मिलता रहा उसकी वजह से इस मूवमेंट ने फोर्स किया गवर्नमेंट को कंसेशंस के लिए।
सो इन 1889 जो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन था उसको प्रोमलगेट कर दिया गया और इन 1890 जो इंपीरियल डाइट था उसको स्टैब्लिश किया गया। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड पॉपुलर पावर, यानी कि ऑल्दो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने पॉपुलर पावर को लिमिट किया, but it was a significant step toward the constitutional rule. Now we will look what is the significance of the movement. So the People's Right movement laid the foundation of parliamentary politics in Japan. इस मूवमेंट ने क्या किया था, आपका फाउंडेशन को लेड किया था ऑफ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स इन जापान। इसने एनकरेज किया पॉलिटिकल अवेयरनेस को अमंग द कॉमन पीपल एंड प्रमोटेड आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड राइट्स। इवन दो जो फुल डेमोक्रेसी थी उसको अचीव नहीं किया गया था इमीडिएटली, बट जो ये मूवमेंट है इसने एक क्रूशियल रोल को प्ले किया इन जापान पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो पीपल्स राइट मूवमेंट था वो एक लैंडमार्क था इन द जापानीज हिस्ट्री। इसने चैलेंज किया अथॉरिटेरियन रूल को और हेल्प किया जापान को टू मूव टुवर्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जो ये मूवमेंट है ये एक इंपॉर्टेंट सिंबल रहता है of the struggle for democracy and people rights in Japan. So the movement remains an important symbol of the struggle for democracy and people's rights in Japan. तो यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।